कक्षा 9 के सभी छात्रों छात्राओं को नमस्ते। आज जैसा कि कल बताया गया था कि कक्षा 9 में आज अर्थशास्त्र का पहला पाठ पढ़ाया जाएगा। कोविड-19 आपदाओं के कारण आपका जो पहला पाठ था उसे आपके कोर्स से हटा दिया गया। जो दूसरा पाठ था संसाधन के रूप में लोग, मैं इसके पहले भी आपको यह पाठ पढ़ा चुका हूँ। इस पाठ के केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। 30% कोर्स में आपका पहला पाठ पालमपुर की जो कहानी थी उसे हटा दिया गया। उसे अब जो क्वेश्चन है आपके संसाधन के रूप में लोगों के द्वारा इसे अच्छी प्रकार से समझना है। तो इसमें एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन था कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में जो लोग हैं उसका अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ से लिया गया है। यानी देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनमें कार्यरत जितने लोग हैं जिनकी क्रिया कौशल उत्पादन को बढ़ाने में लगी हुई है, तो ऐसे क्रियाशील कुशल व्यक्ति वो राष्ट्र के संसाधन के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी कि राष्ट्र के विकास में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के संसाधनों का योगदान है, उसी प्रकार से कुशल मानवीय शक्ति या मानवीय कुशलता भी एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का यदि विकास देखा जाए तो वहाँ पर निवास करने वाली उस राष्ट्र की कार्य कुशलता भी देखनी चाहिए। जिस देश की जनता कार्य कुशल होगी वह राष्ट्र उतना ही उन्नतशील होगा। दूसरा प्रश्न है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य साधनों से कैसे भिन्न है। तो मानव एक सक्रिय संसाधन है जबकि भूमि एक निष्क्रिय साधन है और एक सीमित संसाधन भी है। भूमि से उत्पादन मानवों के द्वारा ही किया जा सकता है और अनेक प्रकार के जो खनिज पदार्थ है या कृषि के अन्य जो कार्य हैं वो बिना मानवीय श्रम के पूरे नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए भूमि को उपयुक्त बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? मानव करता है। इसीलिए मानवीय श्रम भूमि या अन्य संसाधनों से भिन्न माना जाता है कि आप बिना मानवीय श्रम के किसी भी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए, शिक्षा व्यक्ति का चरित्र तो निर्माण करती ही है, एक अच्छा देश का नागरिक भी बनाती है। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होगी, जिस कारण से व्यक्ति की
कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। और जब कार्य कुशलता में उसकी वृद्धि होगी तो उसके पास रोजगार का अभाव नहीं होगा। पढ़ा लिखा योग्य है तो वह स्वास्थ्य की भी जानकारी रख सकता है, जिस कारण से उसका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहेगा और उत्तम स्वास्थ्य के कारण उसकी कार्यकुशलता और बढ़ेगी, जिस कारण से उसका आर्थिक विकास और अधिक बढ़ेगा और आर्थिक विकास बढ़ने से उसका जीवन यापन सुगम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? देखिए, प्राचीन काल में भी चाहे रोम का इतिहास उठा लें, चाहे यूनान का इतिहास उठा लें, सबसे ज्यादा यदि उन लोगों ने जिस चीज पर ध्यान दिया है वो है स्वास्थ्य। जैसे अरस्तु कहते थे कि स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यूनान में संस्कृति का एक भाग था कि जिस प्रकार से देवों के लिए मंदिर का निर्माण किया जाता था और ये मंदिर मजबूत बनाया जाता था, यानी हमारे ईश्वर को के आवरण को जो मंदिर बनता था उसे मजबूत एक आकार दिया जाता था। उसी प्रकार से जो आत्मा रूपी ईश्वर है उसे तब तक नहीं मजबूत किया जा सकता जब तक कि स्वास्थ्य आपका मजबूत ना। आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको निरोगी होना पड़ेगा और निरोगी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का किसी भी प्रकार से अभाव नहीं होना चाहिए। लोगों की कार्यकुशलता या उत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब वह निरंतर कार्य करने के योग्य हो और वह निरंतर तभी कार्य कर सकता है जब वह स्वस्थ हो और वो स्वस्थ तभी हो सकता है जब उसे समुचित आहार और उसके आसपास का वातावरण स्वस्थ हो। तो निश्चित है कि व्यक्ति के निर्माण में स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? जैसा कि अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में यह समझाया कि स्वास्थ्य के बिना शरीर स्थिर नहीं रह सकता है। यदि वो बीमार बना रहेगा तो निश्चित है कि वह उसे अनेक प्रकार की और भी बीमारियां ग्रसित कर सकती हैं। उसका काम करने के दौरान थकान हो सकती है जिस कारण से वो निरंतर कार्य नहीं कर पाएगा और जब कार्य नहीं कर पाएगा तो उसे रोजगार भी नहीं प्राप्त होगा और जब रोजगार नहीं प्राप्त होगा तो उसका आर्थिक विकास कैसे होगा? तो निश्चित तौर पर एक कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की सबसे अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक वे क्षेत्रक हैं जो कृषि या भूमि से प्राप्त उत्पाद कहलाते हैं। भूमि में जैसे खनन काम है, वन है, जीव जंतु हैं, मत्स्य पालक है, कृषि है, उपवन है, ये जितने इन लोगों से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है और उत्पादन होता है या उससे संबंधित जैसे पशुपालन है,
दुग्ध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, ये सभी चीजें हमारे प्राथमिक क्षेत्रकों से ली जाती है। द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उसे उसकी उपयोगिता के आधार पर वस्तु का निर्माण करके उसे उपयोगी बनाने का काम द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्रक औद्योगिक क्षेत्रक भी कहलाता है, जिसके अंतर्गत तमाम उद्योग आते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है, तो हमने पहले प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत हमने गन्ना का उत्पादन किया, और गन्ने से यदि हमको चीनी बनानी है तो उसके लिए हमें गन्ने को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करके उद्योग में भेजना पड़ेगा और वहां से हमको चीनी तैयार करके प्राप्त होगी। तो जो चीनी का रूप परिवर्तित हुआ वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आया। तीसरा क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो दोनों क्षेत्रकों के उत्पादन में सहयोग देता है, यानी इसे हम कह सकते हैं या सेवा भाव इसमें ज्यादा है, यह सेवा क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया। जैसे कृषि उत्पादन में अनेक यंत्रों का प्रयोग होता है, परिवहन के साधनों का प्रयोग होता है, कृषि में धन की आवश्यकता होती है, बीमा की आवश्यकता होती है, उत्पादित माल का एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी साधनों का जो प्रयोग है, जो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। तो आज एनसीईआरटी के प्रश्न नंबर 6 तक आप लोगों को लिखना है और उनको याद करने का काम भी करना है।